बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी तलब किया जा चुका है और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी बुला लिया गया है। लेकिन इन सब के पीछे की कुछ कहानियां हैं, उन पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। बिलखुसूस ये है कि काजी फायज ईसा साहब, साबिक चीफ जस्टिस, अचानक लंदन क्यों चले गए, या तकरीब हलफ बर्दारी में जस्टिस काजी फायज ईसा मौजूद क्यों नहीं थे। ये बहुत बड़ा सवाल। और फिर एक सवाल और भी है कि तकरीब हलफ बर्दारी यानी नए चीफ जस्टिस जस्टिस याया आफरीदी साहब की जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी, उसमें जो 26वीं आईनी तरमीम के अहम तरीन जो हिस्सा थे, या जिसकी बदौलत 26वीं आईनी तरमीम अमल में आई, उसके हवाले से यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो भी शरीक नहीं थे, चीफ मिनिस्टर सिंध भी शरीक नहीं थे, गवर्नर सिंध भी शरीक नहीं थे। ये सब गायब क्यों थे, और पीपुल्स पार्टी आखिर क्या चाह रही थी और क्या हुआ, और जो कुछ हुआ वो जो दिख रहा है वैसे ही है या फिर कोई और चीज है। लेकिन इससे हटकर हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी साहब ने आइंदा हफ्ते की जो काज लिस्ट है वो भी जारी कर दी है। अब उसमें जो बेंचेस बने हैं उसको अगर हम देखें तो ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ है वो किस तरह हुआ, कैसे हुआ, किस जगह हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के बाद पीटीआई का जो इस वक्त स्टेटस खड़ा है वो क्या है, कि इमरान खान आजाद होने जा रहे हैं, इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं, और इमरान खान के हवाले से या जनरल फैज के हवाले से इस वक्त कौन सी चीजें गर्दिश कर रही हैं। तो हम बाकायदा व्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाजरीन, आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी साहब की जो तकरीब हलफ बर्दारी थी उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह तो नहीं थे। जाहिरी तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो उम्रे पर चले गए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खत लिखा और वो खत फुल कोर्ट में पढ़ा गया, उससे कई तासुरात सामने आए या कई तासुर उभरे कि जस्टिस मंसूर अली शाह बुनियादी तौर पर भाग खड़े हुए थे, हत्ता कि उनको मर्द बनना चाहिए था, सामना करना चाहिए था। बहरहाल तकरीब हलफ बर्दारी, क्योंकि देखें जस्टिस मंसूर अली शाह खुद तो मुतनाज़े हुए ही, बहुत ज्यादा मुतनाज़े हुए, लेकिन उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा को भी बहुत ज्यादा मुतनाज़े कर दिया। और फिर पे दर पे जो वाकयात रूनुमा होते रहे, उन्होंने कई इश्यूज को जन्म दिया। और फिर जिस दिन तकरीब हलफ बर्दारी थी उसी दिन जस्टिस काजी फायज ईसा का लंदन जाना अपने तौर पर तो बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है, लेकिन हकीकत में कोई सवाल है ही नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा लंदन चले गए और एक रिपोर्ट छपी है, उसके मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज साहब बरतानिया की कदीम तरीन कानूनी दरसगाह मिडिल टेम्पल में उनके एजाज में मुनक्किदा तकरीब में वो शिरकत के लिए गए हैं। बेसिकली साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज साहब को इस साल मई में तकरीब में शिरकत की दावत दी गई थी। काजी फायज साहब ने इस अजीम कानूनी दरसगाह से कानून की तालीम हासिल की थी और उनके वालिद काजी फायज साहब भी मिडिल टेम्पल के ग्रेजुएट थे। मिडिल टेम्पल जो है वो 14वीं सदी में ये कायम हुआ और यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं या बहुत बड़े नाम जो कानून के या इंसाफ के हवाले से लिए जाते हैं वो यहीं से उन्होंने तालीम हासिल की और काजी फायज साहब ने भी यहीं से तालीम हासिल की। बेसिकली उनको वहां पर जो अपना होता है ना एक एजाजी तौर पर बेंचर मुंतखब किया गया। ये पाकिस्तान के वाहिद कानूनदान है या मुंसिफ हैं या जज हैं कि जिनको मिडिल टेम्पल का जो है वो एजाजी बेंचर नामजद किया गया है या मुंतखब किया गया है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। तो वो चाहते तो एक दिन बाद में भी जा सकते थे, 26 यानी एक दिन डिले कर सकते थे, लेकिन इसलिए कि तनाज़ात इतने हो चुके थे कि हुकूमत को ये रिपोर्ट मिली थी कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा हलफ बर्दारी की तकरीब में आते हैं तो कोई मिसहैप हो सकता है, कोई बदतमीजी हो सकती है। तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए ये चीजें की गई। अब हम आते हैं इस तरफ कि फुल कोर्ट का इजलास तलब किया जा चुका है। फुल कोर्ट का इजलास कल पीर के रोज 28 अक्टूबर को होगा। अब ये इजलास नॉर्मली होता है और ये हर चीफ जस्टिस जब आता है
तो एक फुल कोर्ट रेफरेंस होता है और फुल कोर्ट इजलास में जजेस बैठते हैं और फिर इसमें बहुत बड़े तनाज़ात जन्म नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो फुल कोर्ट इजलास है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक ऑर्डिनेंस तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था उसके तहत बुलाया गया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और जो उनका एक पूरा यूनियन है क्या वो इस इजलास में शिरकत करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती तो फिर बहुत सारे सवाल जन्म लेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी 8 नवंबर को तलब किया जा चुका है और जस्टिस याह्या अफरीदी ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास जो है वो भी 7 नवंबर को तलब कर लिया है और तमाम जजेस से कहा गया है कि वो अमल दरामद रिपोर्ट्स भी साथ ले आए। ये इजलास बहुत बड़े इजलास होंगे और यही इजलास तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आने वाला वक्त कैसा हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट के निजाम या इंतजाम आगे कैसे चलेगा। लेकिन जो बेंचेस बने हैं, 8 बेंचेस तश्कील पाए हैं, मेरे ख्याल 8 बेंचेस हैं एक हफ्ते के लिए और फिर अगले हफ्ते के लिए भी। लेकिन ये बेंचेस तश्कील पाए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसके बुनियाद पर। जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान में नहीं है, वो उम्रे पर गए हुए हैं। जस्टिस मुनीब जो है वो भी अवेलेबल नहीं थे, कल तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे। तो फिर ये इजलास कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कैसे हुआ और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने ये सारी चीजें कैसे तय की और क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हुए। अगर नहीं हुए तो क्या इस इजलास के लिए जो एक राय तरीका है कि इनके बाद के जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं वो शिरकत करेंगे, क्या उन्होंने शिरकत की। इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक सन्नाटा है, एक खामोशी छाई हुई है और कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ सवाल इस वजह से जरूर जन्म ले रहे हैं कि क्या मौजूदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तश्कील दिए गए बेंचेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब बैठेंगे। क्या इसी ऑर्डिनेंस की मौजूदगी में जब तक फुल कोर्ट बुला के इस ऑर्डिनेंस को खत्म नहीं कर दिया जाता या इसको रिविजिट नहीं कर लिया जाता तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब क्या इन बेंचेस का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि वो ऐलान कर चुके हैं कि वो न तो इन बेंचेस में बैठेंगे, इस कमेटी के बनाए गए बेंचेस में बैठेंगे और न ही वो ऐसी किसी मीटिंग में शरीक होंगे। लेकिन मुझे याद है कि मंसूर अली शाह साहब ने एक मुतालबा यह भी रखा था कि अगर जस्टिस मुनीब को वापस बुला लिया जाए तो मुमकिन है कि वो इस कमेटी में वापस आ जाएं या बैठ जाएं। तो ये भी मुमकिन है कि जस्टिस मुनीब, जाहिर है कि इश्क है ना पुराने, तो पुराने इश्क अपना चीजें दिखाते हैं, सब सामने आती हैं। तो देखते हैं कि क्या जस्टिस मुनीब को जब वापस बुला लिया गया है, आप ये ना समझें कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये जो फैसले किए ये किसी दबाव के तहत किए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये यूं समझ लें कि बस फौजदारी मुकदमात की हद तक रह गई है, ये किसी भी इंतजामी उमूर में मुदाखलत करने जैसी नहीं रही। आपको याद है ना, कहा गया था कि सांप के जहरीले दांत निकाल दिए गए हैं। तो ये वो सांप है जिसमें अब कोई जहरीला दांत नहीं है और ना ही जहर है। क्योंकि अब जो भी इंतजामी उमूर होंगे या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस डिसाइड करेंगी और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के हवाले से चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से को वाज़ेह हिदायत दे रखी हैं कि उनकी एक अलग से फहरिस्त बनाई जाए और वो फहरिस्त एक डिसाइड करेगी कि कौन से केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएंगे और कौन से इस सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। लेकिन इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का बेंच तो नहीं होगा, एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट भी शायद वजूद में या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वजूद में आ सकती है। अब इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नाराज हुई उस पर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन हम मुख्तसर बात ये करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के फौरी तौर बाद यानी जैसे 26वीं आईनी तरमीम हुई उसके बाद एक र्यूमर्स जो थे या अफवाह जो थे वो गर्दिश कर रहे थे कि बुशरा बीबी साबिका खातून अव्वल की रिहाई किसी डील का नतीजा है। आज जब हम ये विला कर रहे हैं तो उस वक्त अंसार अब्बासी साहब का एक मैंने न्यूज पढ़ी है, स्टोरी पढ़ी है द न्यूज में, जिसमें उन्होंने इस चीज की तरदीद की है कि कोई डील नहीं हुई। लेकिन पसे पर्दा जो चीजें चल रही हैं वो अपने आप में
डील के जो मामलात हैं उनको दिखा रही है। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के फौरन बाद बुशरा बीबी की रिहाई, और फिर अलीमा खान और उज़मा खान की रिहाई, और फिर याह्या आफरीदी साहब के चीफ जस्टिस मुकर्रर होने पर पीटीआई की खामोशी, अली अमीन गंडापुर का खैर सगाली के तौर पर तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़े जो है वो सवालात को जन्म दे रहा है। और फिर जो है वो तहरीक की बातें जो कह रहे थे कि अगर मंसूर अली शाह नहीं, जस्टिस याह्या आफरीदी आ गए, तो आपको याद है ना कि हामिद खान साहब ने कहा था कि अगर याह्या आफरीदी साहब इस मनसब को कबूल करते हैं तो वो कौमी गद्दार कहलाए जाएंगे। ये मेरे ख्याल में इसी तरह के कोई लफ्ज़ है, मुझे प्रॉपर याद नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं बहुत माजरत चाहूंगा। और उन्होंने फिर तहरीक का अंदिया दिया था कि ऐसी तहरीक जो 26वीं आईनी तरमीम को भी उखाड़ के फेंक देगी और अदालती इस्लाहत को भी उखाड़ के फेंक देगी। लेकिन अभी तक तहरीक तो बहुत दूर की बात है, तहरीक का कहीं से धुआं भी दिखाई नहीं दे रहा। शायद मेरे ख्याल में तहरीक दम तोड़ चुकी, या तहरीक अपने आप में खत्म हो चुकी। और उसके अलावा देखें तो जो तकसीम शुदा पीटीआई है, उन्होंने इमरान खान को तनहा छोड़ दिया। गुज़िश्ता रोज जो एक तकरीब थी उसमें पीटीआई के एक रहनुमा है जो पता नहीं वड़ गया कहते रहते हैं, नाम मुझे इनका प्रॉपर याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि जी पीटीआई ने वजारतों और इन चीजों के चक्कर में पड़ के इमरान खान को तनहा छोड़ दिया है। इस वक्त बिल्कुल इमरान खान तनहा है, तनहा रह गए हैं, और इमरान खान के रिहाई के हवाले से भी कोई तवाना आवाज नहीं उठ रही, और अदालती महाज पर भी खामोशी है। और हुकूमत की तरफ से जो अंदिया दी जाता कि बुशरा बीबी की रिहाई, अलीमा और उज़मा की रिहाई के फौरन बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता था, और हुकूमत इस तरह के इकदाम कर सकती थी क्योंकि ये माजी में होता रहा। लेकिन क्योंकि कोई भी जजमेंट जब आती है तो उस जजमेंट के आखिर में लिखा था कि अगर कोई दूसरा केस नहीं है तो इनको रिहा कर दिया जाए, तो उनको फिर रिहा कर दिया गया। और बुशरा बीबी पेशावर चली गई। पेशावर इसलिए चली गई कि वहां अली अमीन गंडापुर साहब थे, और अली अमीन गंडापुर इसलिए थे कि अली अमीन गंडापुर के डायरेक्ट बड़ों के साथ रिलेशनशिप है, बड़ों के साथ ताल्लुकात हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों डी चौक पर एहतजाज के हवाले से भी, और जो दीगर चीजें हुई उन हवालों से भी अली अमीन गंडापुर का किरदार मशकूक था, मशकूक है और मशकूक रहेगा। लेकिन इस हवाले से जो चीजें हुई वो बड़ी मानाखेज हैं कि हुकूमत की तरफ से इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल से दस्तबरदारी के स्टेटमेंट भी हम सुन रहे हैं, वो चीजें भी सामने आ रही हैं। गंडापुर के खिलाफ इस वक्त तक अता के सूबे ने जिस तरह वफाक पे धावा बोला था उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा पर जो गवर्नर राज के बादल मंडला रहे थे वो भी खत्म हो चुके, सब नॉर्मल हो चुका। और इमरान खान के सामने सिर्फ एक सवाल रखा गया है, वो ये है कि आप या तो फैज हमीद के साथ जाएं या आप अपने सियासी मुस्तकबिल के साथ जाएं। क्योंकि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जनरल फैज हमीद से जो चीजें बाहर आई हैं उनसे ऐसे मामला भी सामने आए कि जिसमें इमरान खान का बराह रास्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। इसके बावजूद कि एस्टेब्लिशमेंट जनरल फैज हमीद के हवाले से इस वक्त तक जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की तरफ नहीं देख रही, या उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे जनरल फैज हमीद साहब इस पूरे सिस्टम को तनहा चला रहे थे। जनरल फैज हमीद तनहा थे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर और हुकूमत को चला रहे थे, और पूरा सिस्टम जो था पिंडी से कराची तक वो तनहा चला रहे थे। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का कोई अमल दखल नहीं था। ये एक अजीब हैरानकुन बात है। पकड़ना है तो पूरे नेटवर्क को पकड़िए, पूरे सिस्टम को पकड़िए, फर्द वाहिद को क्यों, या फिर उन्हें भी छोड़ दीजिए, कह दीजिए कि जी सिस्टम ताकतवर है। तो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तो आप छोड़ रहे हैं, लेकिन एक लेफ्टिनेंट जनरल को या इस तरह कर देना ये अपने आप में पूरे नेटवर्क। लेकिन अब इमरान खान को वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जी आप कहां जाएंगे, जनरल फैज के साथ जाएंगे, या अपने पॉलिटिकल कैरियर की तरफ जाएंगे, या आप नजरियाती जो है वो सियासतदान बनेंगे, जुल्फकार अली भुट्टो की तरफ फांसी पर झूल जाएंगे, या फिर सियासतदान बनेंगे और कंप्रोमाइजेस पे चलेंगे और अपने फ्यूचर को देखेंगे जिस तरह नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और ये लोग देखते रहे, या तो इस तरह हम जाएंगे। तो बहरहाल
देखते हैं कि इमरान खान आने वाले 2-3 दिनों में कौन सा फैसला करते हैं, और ये इमरान खान का फैसला तय करेगा कि इमरान खान जेल से बाहर कब आ रहे हैं। क्योंकि अब इमरान खान की जेल और जेल से रिहाई के बीच में ये एक सवाल और यही एक फैसला है जो इमरान खान ने करना है, और इमरान खान जो फैसला करेगा वो उसके मुस्तकबिल का तयन करेगा। अब बात कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी की तकरीब अलबरदारी में कौन नहीं था। मैंने आपको जिस तरह कहा कि मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फायज साहब दोनों नहीं थे, क्योंकि दोनों बहुत मुतनाज़ हो चुके थे और फिर कोई मिसहैप हो सकता था और इनका आमने सामने आने से भी बहुत सारी चीजें जन्म ले सकती थी, इसलिए इन दोनों को अलग रखा गया। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के रुए रवा जिन्होंने जो ड्राइविंग सीट पर थे, जिन्होंने तरमीम की, जिन्होंने तरमीम करवाई, जिन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा किया, इत्तफाक राय डेवलप किया, और फिर दिनों के दिन रातों की रातें जिसने इस सारे चक्कर में लगाई, वो बिलावल भुट्टो जरदारी कहां गायब हो गए? वो उस तकरीब अलबरदारी में क्यों नहीं थे? वो तो नहीं थे। चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह भी इस प्रोग्राम में नहीं थे, इस तकरीब में नहीं थे। ये अपने आप में एक बहुत माना खेज सवाल है। और इसके अलावा गवर्नर सिंध भी शरीक नहीं थे। ठीक है जी, ये दोनों शरीक नहीं थे। अब यहां पर जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये मैसेज दिया है नून लीग की हुकूमत को कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। धोखा इस तरह किया है कि आपने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि आप, ठीक है, तरमीम हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, पैनल भी आएगा जजेस का, उसमें से जो है वो एक जज को चुना जाएगा, और उसमें ये तय हुआ था कि मोस्ट सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह ही मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस होंगे, ताकि किसी बदमज़गी को रोका जा सके और जो एक चल रहा है उसका उसके मुताबिक रहा जाए। लेकिन फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम अचानक ड्रॉप क्यों हुआ? जस्टिस याया अफरीदी अचानक से कैसे वजीर आला बने और अपना चीफ जस्टिस बने? इस पर पीपुल्स पार्टी नाराज है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये बेवकूफी की बात है या अवाम को बेवकूफ बनाने की बात है, क्योंकि अगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जस्टिस याया अफरीदी पर एतराज होता तो फिर जजेस के तकर्रुर के हवाले से जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के इजलास में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मौजूद थी, और यही एतराज, इसी तरह का एतराज मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी है, और इसीलिए वो 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। उनको भी ये कहा गया था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस रहेंगे। लेकिन मैं ये सवाल यहां पूछता हूं कि अगर इन लोगों से इस तरह की कोई कमिटमेंट की गई थी, हुई थी, या ऐसी कोई बात हुई थी, तो फिर इन जजेस चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए जो खसूसी कमेटी बनी है, उस कमेटी में भी तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मौजूद थी, उस कमेटी में भी तो जेयूआई फे मौजूद थी। और अगर जेयूआई, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पीटीआई ये मिल जाते, और अगर एक भी कोई पार्टी यहां से जो है वो चेकआउट कर जाती, या वहां लेफ्ट कर जाती, या बायकॉट कर देती, या प्रोटेस्ट करती, तो यकीनन ये कमेटी 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती, 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती, और फिर चीफ जस्टिस का तकर्रुर नामुमकिन हो जाता, और फिर इनको मजबूरन मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस करना पड़ता। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में जो जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है, उस नुक्ते में तजादात मौजूद है, टकराव मौजूद है कि अगर वो जिसको चुना जाएगा, अगर वो एतराज करेगा तो उसके बाद जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा, फिर तो मंसूर अली शाह ने ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन जाना था। तो इस बात का तो जवाज या एतराज या एहतजाज या इस तरह की कलाबाजियां, बात ये नहीं है, बात कुछ और है। बात ये है कि जहां तक मेरी इतलात है वो ये है कि इमरान खान के हवाले से चीजें हैं बहुत सारी, और इस फैसले का यह है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की रिहाई का फैसला कर चुके, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को इस हवाले से ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को इस वक्त तक ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इसलिए हुकूमत यानी PMLN और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दरमियान
इख्तलाफात उभर रहे हैं और ये इख्तलाफात आगे चल के शिद्दत भी अख्तियार कर सकते हैं और 27वीं आईनी तरमीम इस हवाले से एक बहुत बड़े मसले को जन्म दे सकती है। और मुझे इजाजत है, फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक फी अमानिल्लाह।